अच्छा, हम 5/1/2 पे पहुंचे थे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इजारा मे बी अ शेयर इन एन अनडिवाइडेड एसेट हेल्ड इन कॉमन विद द लेसी। वो ये कह रहा है कि इजारा सब्जेक्ट मैटर, इजारा एसेट जो है वो अम, ऐसा एसेट भी हो सकता है जो कि अभी तकसीम नहीं किया गया, उसके ऑनर्स में तकसीम नहीं किया गया। वेदर द लेसी इज अ पार्टनर विद द, काइंडली माइक बंद कर दीजिएगा। वेदर द लेसी इज अ पार्टनर विद द लेसोर और नॉट। जो इजारा एसेट है वो अनडिवाइडेड एसेट हो। अनडिवाइडेड एसेट का मतलब होता है कि कोई एसेट है जो दो अफराद ने मिलकर खरीदा है और उन्होंने आपस में उसको अभी तक तकसीम नहीं किया। दोनों ने मिलकर घर खरीदा है, तो जब तक आपस में तकसीम नहीं करेंगे तब तक एक एक ईंट पर एक एक कोने पर दोनों की ज्वाइंट ओनरशिप है। अगर आपस में तकसीम करेंगे कि घर है तो उन्होंने आपस में तकसीम कर ली, ये वाला फ्लोर मेरा, ये वाला फ्लोर तुम्हारा, तो फिर तो बात खत्म हो जाती है। बट अगर उन्होंने आपस में तकसीम नहीं किया, ये उमूमन वरासत में होता है कि बाप मर गया तो बच्चों में एसेट तकसीम हो गया। अब बच्चों ने अभी तक वो एसेट आपस में डिवाइड नहीं किया, ओनरशिप हो गई बच्चों की, तो इसको कहते हैं शिरकतुल मिल्क। शिरकतुल मिल्क कहते हैं किसी एसेट में ओनरशिप, पार्टनरशिप। और अगर वो पार्टनरशिप ऐसी हो कि दो पार्टीज मिलकर करें तो इसको शिरकतुल मिल्क इख्तियारी कहते हैं, शिरकतुल मिल्क इख्तियारी। और अगर पार्टीज ऐसी हैं कि जिन्होंने खुद से इख्तियारी तौर पर पार्टनरशिप नहीं की लेकिन खुद ही वजूद में आ गई, जैसे बाप का इंतकाल हो गया तो बच्चों का शेयर उस एसेट में खुद ब खुद क्रिएट हो गया, और ये जो क्रिएट हुआ है इब्तिदा में अनडिवाइडेड होता है, इसको कहते हैं शिरकतुल मिल्क गैर इख्तियारी। ये वो शिरकतुल मिल्क है, वो शिराकत इन एसेट है जिसमें इन्होंने गैर इख्तियारी तौर पर इनकी पार्टनरशिप कायम हो गई खुद ही। तो ये जो अनडिवाइडेड एसेट है इससे मुराद यही है कि शिरकतुल मिल्क हो रही है और वो शिरकतुल मिल्क में इन्होंने अभी तक तकसीम नहीं किया। ठीक है। अब वो जो लस्सी है वो खुद भी एक पार्टनर हो सकता है शिरक डिमिनिशिंग मुशारका के केस में, या वो खुद पार्टनर ना भी हो। एसेट जो है वो अनडिवाइडेड एसेट है जिसमें दो या दो से ज्यादा अफराद की ओनरशिप है, बट वो ओनरशिप स्पेसिफाइड एज सच किसी मतलब बाकायदगी से डिविजिबल फॉर्म में नहीं। जैसे गाड़ी में अगर शराकत जब भी कायम होगी, जब भी गाड़ी में शराकत कायम होगी तो वो इसी तरह की शराकत होगी, अनडिवाइडेड होगी। आप गाड़ी आपस में तकसीम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला, ये जो चार टायर है ना इनमें से दो आगे वाले मेरे, दो आगे वाले तुम्हारे, दो पीछे वाले तुम्हारे। गाड़ी में तकसीम ये मुमकिन नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते यार आगे की दो सीटें मेरी, पीछे की दो सीटें मेरी, मतलब गाड़ी में तस्वुर ही नहीं कर सकते आपके वहां पर इस तरह से एसेट को तकसीम किया जाएगा। वहां पर हमेशा जब भी एसेट होगा, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऑनर्स हो तो उनकी एक एक चीज में, एक एक पार्ट में उन दोनों की ज्वाइंट ओनरशिप होती है, अनडिवाइडेड ओनरशिप होती है। ठीक है, ये मैं सारी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको ये वाला जो क्लॉज है ये समझ में आए। अच्छा, आगे वो कहते हैं इन दिस केस द लेसी में बेनिफिट फ्रॉम द लीज शेयर इन द सेम वे इन विच द लेसोर यूज्ड टू बेनिफिट फ्रॉम इट बाय यूज ऑफ डिवीजन बेस्ड ऑन। वो कह रहा है कि लेसी जो है इस सूरत में उस एसेट से ऐसे ही बेनिफिट लेगा जैसे कि लेसोर ले। देखिए, आप अपने बैंकों में राइज शिरकतुल मिल्क या शिरकत मुतनाकिसा जिसको डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं उसकी तरफ माइंड आपका जा रहा होगा। ये उससे जरा डिफरेंट सा सिनेरियो। ये सिनेरियो ये है कि दो ऑनर्स हैं और दो या दो से ज्यादा ऑनर्स हैं और उनकी जो एसेट में जो उनकी वो है ऑनरशिप है वो अभी डिवाइड नहीं हुई है। ठीक है, तो जितना आपको उस एसेट से इस्तेमाल का राइट है वैसे ही दूसरे को भी है। तो ये पूरा का पूरा एसेट इस्तेमाल में होगा फिर, क्योंकि अभी तक इसमें डिवीजन हुई नहीं है।
इसमें अभी तक ये फैसला नहीं किया गया कि ये वाला कमरा मेरा, ये वाला कमरा तुम्हारा, ये डिसाइड किया ही नहीं गया। तो इसमें हर बंदे को इस पूरे एसेट से इस्तिफादे का हक हासिल है। अलबत्ता जब एक से ज्यादा यूजर होंगे तो उस वक्त फिर आपको मुहैया करना पड़ेगा। एक से ज्यादा अगर यूजर हो जाए एसेट के तो मुहैया, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, तो मुहैया की सूरत पैदा होगी। अब याद रखिएगा यहाँ पर ये फर्ज कर रहा है कि एक ऑनर ने अपनी ऑनरशिप लेसी को इस्तेमाल में नहीं दी हुई। याद रखिएगा, ये बहुत ही बारीक नुक्ता है जिसकी वजह से ये डीएम से जरा डिफरेंट बात हो जाती है। डीएम में क्या होता है कि दो शरीक होते हैं, एक शरीक अपना जो पार्ट है वो दूसरे को रेंट पे देता है। यहाँ पर भी दो शरीक है, लेकिन एक शरीक ने अपना जो हिस्सा है वो लेसी के इस्तेमाल में नहीं दिया हुआ। लेसी अपनी कैपेसिटी में यूज कर रहा है और जो लेसोर है वो अपनी कैपेसिटी में यूज कर सकता है। उसका भी तो एसेट है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं और अदनान भाई मिलकर गाड़ी खरीदें अगर बिलफर्ज, तो अब ये गाड़ी पर हम दोनों की ओनरशिप है। अदनान साहब की भी ओनरशिप है, मेरी भी ओनरशिप है। तो हम इसको इस्तेमाल करने के लिए मुहैया का तरीका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने ये जो एसेट है ये डिविजिबल ही नहीं है, आपस में डिवाइड ही नहीं किया हमने। नाम कर सकते हैं, अगर घर की मिसाल ले लें वहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया हुआ। तो उस सूरत में हम दोनों को मुहैया की सूरत में इससे इस्तिफादे की इजाजत होगी। आई होप इतनी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही है, समझ में आ गया ये भी सबको। हो सकता है कि आप दोनों ने मिलकर गाड़ी खरीद ली, आपने और अदनान ने, लेकिन खरीदने के बाद आपने इजारे पे दे दी, आगे किराए पे चढ़ा दी। देखिए, मुहैया की कंडीशन में जो मुझे समझ में आ रही है कि मुहैया की कंडीशन में ऊपर ही पड़ी, यहाँ पर भी मुहैया की कंडीशन में आप यूजर शब्द को डिवाइड करते हैं उसके। जैसे अब जैसे सही है। गाड़ी है तो उसमें टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। हम्म। तो उस वो जो खुद एसेट है वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसके हम्म। यूजर फैक्ट जो है वो टाइम टू टाइम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से यूज हो सकते हैं। पहले मैं हम्म। जितना टाइम आपने लिया उतना मैंने लिया, वट एवर। उसको दिन में रख लें, उसको सेम डे रख लें। तो ये बेसिकली यहाँ पे टाइम शेयरिंग की बात हो रही है। और एसेट सेम है, और एक लेसी हो गया, एक लेसोर हो गया, ठीक है। अब जब इस कंडीशन में लेसी और लेसोर चेंज होता रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब देखें से अगर दो उसके ओनर हैं और दोनों में से एक ओनर ने यूज किया, आज मेरा टाइम है तो आज मैं लेसी हो गया, वो लेसोर हो गया। कल उसका टाइम है, वो यूज करेगा तो मैं लेसी हो जाऊंगा, वो लेसोर हो जाएगा। तो नहीं ये नहीं, ऐसा वॉइस नहीं है ना वर्स। अदनान साहब, ये नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसेप्ट आपका गलत हो रहा है। देखिए, लेस और लेसी तो वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। आप ये आपस में सर जो दो लेसीज है ना, दो लेसीज हैं, ये आपस में उस एसिड के इस्तेमाल का जो तरीका कार है उसके लिए कोई लाया अमल बना रही, वो एक दूसरे के लेसी लेसोर नहीं बनते। मसलन अगर दो किराएदार हैं और मुहैया की बेसिस पे वो एसेट को शेयर कर रहे हैं, तो इस एसेट से वो आपस में लेसी लेसोर नहीं बनेंगे, लेसी दोनों ही हैं, लेकिन उन्होंने आपस में तकसीम कर दिया कि भाई इसको एसेट हम इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से करेंगे, इस टाइम तक के लिए तुम इस्तेमाल करो, इस टाइम तक के लिए मैं इस्तेमाल करूँ। ये आपस में एक दूसरे के लेसी लेसोर नहीं बनेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा अपना। यहाँ एक चीज सर जो इसका बताने मतलब की है कि नहीं, वो यहाँ तक आपस में बात आपकी डिवाइड ठीक कर है। लेंगे ना। नहीं, यहाँ तक आपकी ठीक है। जो ऊपर वाली हमने कंडीशन पढ़ी थी मुहैया की, वो भी एग्जैक्टली सेम थी। तो ये भी सेम, तो देख इन दोनों जी में जी फर्क क्या जी, है? नहीं लेकिन फर्क फर्क है ना, दोनों में फर्क है। आप कुछ कह रही हैं, कुछ बीच में शायद इतरत थी, बोले। जी जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने मतलब किराएदार की तरफ से देखा जाए, जैसे अभी दो लोग शेयर कर रहे हैं एक रूम, तो वो अपना रेंट शेयर करते हैं, मतलब वो मुहैया करते हैं, दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि इतना पोर्शन मैंने देना है और इतना आपने देना है। तो सेम जब हम जब दे रहे होते हैं, रेंट पर दे रहे होते हैं और हम दो पार्टनर हैं, तो हम सेम इसी तरह जब वो जो रेंटल अमाउंट है उसको शेयर करते हैं। मे बी मुझे ये समझ में आया। नहीं नहीं, रेंटल अमाउंट शेयर नहीं करते। देखिए, रेंटल दोनों ही अदा कर रहे हैं, दोनों किराएदार मुहैया में रेंटल को अदा करते हैं। ठीक है, वो अपना रेंट दे रहा है या आप अपना रेंट दे रहे हैं, शेयरिंग की बात नहीं है। मतलब एक ही एसेट दोनों को इजारे पे दिया गया। सर मुझे ठीक यहाँ है। पे ना सिर्फ एक स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रही है, जहाँ पे लिख रहा है ना कि वेदर द लेसी इज अ पार्टनर विद द लेसोर और नॉट।
In case the lessee may benefit from the leased share in the same way in which the lessor used to the benefit of it from it. तो ये थोड़ा सा इसको जरा जरा क्लियर कीजिए, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि ये यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। मैं आपकी असल कंफ्यूजन अदनान भाई समझ गया हूँ कि आप इसको पिछले वाले जो हमने पीछे पढ़ा था उससे थोड़ा सा कंफ्यूज कर आपने, मतलब तकरीबन सभी लोग कर रहे होंगे कि पीछे भी मुहैया की बात हुई, यहाँ भी मुहैया की बात हो रही है। इन दो में फर्क है। देखिए, एक गौर कीजिएगा, यहाँ एक ऐसा एसेट है जिसके एक से जायद मालिक हैं, और वो मालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने एसेट को अभी आपस में तकसीम नहीं किया हुआ। ठीक है, वो जो एसेट है उसके एक एक पीस में दोनों की मिल्कियत मौजूद है। ठीक है, तो ये जब दोनों की मिल्कियत मौजूद है तो यहाँ पर चूंकि एसेट अनडिवाइडेड है, तो ये जो यूजो फ्रक की जो इस्तेमाल है इसका कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर ये एसेट डिवाइडेड होता, दोनों शरीक ने या दोनों ऑनर्स ने आपस में कहा होता कि यार ये वाला फ्लोर मेरा, ये वाला फ्लोर तुम्हारा, तो उसमें फिर लेसी ये देखता कि मैं किस फ्लोर में आता हूँ। बात गौर कीजिएगा, अगर ये आपस में डिवाइडेड होता, घर है तो एक घर का निचला पोर्शन एक है, एक ऑनर के पास है, ऊपर वाला पोर्शन दूसरे ऑनर के पास। अब लेसी को फर्ज करें कि निचला वाला पोर्शन मिला हुआ है, तो लेसी फिर किसका मतलब किराएदार होगा, ऑनर नंबर 1 का या ऑनर नंबर 2 का? क्या ख्याल है? जो निचला पोर्शन है वो ऑनर नंबर 1 के पास है, ऊपर वाला पोर्शन ऑनर नंबर 2 के पास है, ऑब्वियसली जो ऑनर नंबर मिल्कियत 1 का होगा। है। और जो लेसी है वो रह रहा है निचली मंजिल में, तो वो किराया होगा किसको देगा, ऑनर नंबर 1 को देगा या 2 को देगा? 1 को देगा, नंबर वन। 1 को देगा। बिल्कुल, जब डिवाइडेड होगा ना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जी और कीजिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक जी मिनट, जी मैं अपनी मिसाल कंप्लीट कर लूँ। जी जी बोलिए। कंप्लीट करूंगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखें, अगर डिवाइडेड है ना तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो झगड़ा नहीं है। इजीली वो जिस एसेट के हिस्से को यूज कर रहा है जिसका मालिक स्पेसिफाइड है, तो वो उसका बेसिकली यूज कर रहा है ना। लेकिन लेकिन ये जो एसेट है, ये जो घर है, ये अभी तकसीम नहीं हुआ हुआ। ऑनर नंबर 1, ऑनर नंबर 2 ने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सी मंजिल मेरी है, कौन सी मंजिल तुम्हारी है। दोनों की ज्वाइंट ओनरशिप है, ऊपर भी दोनों की है, नीचे भी दोनों की है। 50-50% दोनों का उस एसेट पर शेयर है, चाहे वो मंजिल हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो इवन बाथरूम हो, हर चीज में दोनों की ओनरशिप है। ठीक है, उस सूरत में लेसी जो है वो किसको अदा करेगा? वो दोनों को अदा कर रहा होगा। ठीक है, जी वो बिल्कुल दोनों दोनों को को दे अदा रहा कर रहा होगा। होगा। जी दोनों को कर रहा होगा, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। तो ये फर्क यहाँ पर आता है डिवाइडेड और अनडिवाइडेड एसेट का। आपको भी देखे, फर्ज करें कि वो दोनों को दे रहा है, लेकिन उसको किराए पर एक बंदे ने दिया है, उसको किराए पर एक बंदे ने दिया है, ऑनर नंबर 1 ने उसको किराए पर दिया है। ठीक है, अब जो ऑनर नंबर 1 है उसका तो, उसकी तो कोई मंजिल अभी स्पेसिफाइड नहीं है ना, अभी इन्होंने डिवाइड ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो फिर ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये ऑनर नंबर 1 का ये लेसी है और ऑनर नंबर 2 का ये लेसी नहीं है। तो ऑनर नंबर 2 को उस एसेट पर जितना तसर्रुफ का हक हासिल है उतना लेसी को भी होगा। ये बात समझ में आ रही है अब? जी सर आ रही है। देखें, ये ऑनर बात समझ नंबर नहीं 1 आई। ने इसको किराए पे दिया है। जी ठीक ठीक है। है, और अनडिवाइडेड एसेट है, ठीक है। तो ऑनर नंबर 1 तो खुद नहीं रहेगा, लेकिन ऑनर नंबर 2 तो रहेगा ना उस घर पे, ठीक हो क्योंकि गया। ऑनर नंबर 2 ने तो रेंट पे नहीं दिया हुआ ना, उस वो तो खुद तो रहना चाह रहा है। ऑनर नंबर 1 ने कहा कि मैं नहीं रहता, मैं अपना हिस्सा जो है मैंने लेसी को दे दिया, उसको किराए पे दे दिया। अब जो लेसी को उस घर पे जितना हक हासिल है उतना ही उस ऑनर को, उतना उसको हक हासिल है जितना ऑनर नंबर 2 को हासिल है। और ऑनर नंबर 2 और लेसी जो है वो मिलकर अब ये कर सकते हैं कि आपस में मुहाया कर लें। एसेट चूंकि अनडिवाइडेड है तो पूरे घर का एक मुहाया हो सकता है।
या तो ये कह दें कि भाई मैं इस पीरियड से इस पीरियड तक मेरे इस्तेमाल में, इस पीरियड से इस पीरियड तक तुम्हारे इस्तेमाल में, या ये कर सकते हैं कि ये जो मंजिलें हैं ये आपस में कर ले कि मैं इस मंजिल पर मैं रहूंगा, इस मंजिल पर तू रहेगा, लेकिन असल ऑनर्स के दरमियान तकसीम नहीं हुआ। ये एक मुहैया की सूरत बन गई है। ऑनर्स अभी तक अनडिवाइडेड है, लेकिन उस एसेट को यूज करने के लिए लेसी और ऑनर नंबर टू ने आपस में मुहैया कर लिया है, टाइम शेयरिंग कर ली है। ठीक है। अब इस तनाजुर में आप इस क्लॉज को पढ़ें। ठीक है। उसके अंदर दो ये है। मिनट है आपके पास, आप इसको एक दफा पढ़ लें जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। अच्छा, सही है सर, आगे समझ। बाकी क्लियर। सबको समझ में आ गया? जी सर। सर मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा और फिर मैं, अगर मुझे कंफ्यूजन होगा तो फिर मैं इसलिए करूंगा। चलें मुझे ठीक है, अभी आप थोड़ा मैं दोबारा इसको कंफ्यूजन है, फिर पढ़िए। ये टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, मैं इसको दोबारा से देख लूंगा एक दफा। ठीक है, ठीक है। जी। रिकॉर्डिंग भले से आप अभी, खैर मैंने अब उस इजारा को तो मैंने अभी, टाइम लगेगा उसको अपलोड करने में, लेकिन इंशाल्लाह आपसे बाद में शेयर कर लूंगा, तो उसमें भी आप मेरी एक्सप्लेनेशन को पॉज करके रिवाइंड करके बार बार सुनेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अभी तो रिपीटेशन का फायदा नहीं है, जब रिकॉर्डेड होता है ना तो इसमें रिपीटेशन का कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वही चीज आ चुकी होती है। जी बस ठीक तो है, आप इसलिए इसको मैंने देख कहा आप लीजिए इसको बाद में। पास ऑन कर दें, मैं इसको फिर हम्म। दोबारा सबको देख लूंगा इसको। ठीक है, चलो ठीक है। आगे चलते हैं। एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट में बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ हाउस और अ चैटल इवन विद अ नॉन मुस्लिम इफ द यूज टू बी मेड ऑफ इट इज परमिसिबल। वो ये कह रहा है कि भाई नॉन मुस्लिम के साथ भी आप उसको भी घर किराए पे दे सकते हैं, बशर्ते कि उसका इस्तेमाल परमिसिबल हो। सच एज हाउसिंग हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज, घर दे रहे हैं रहने के लिए, इसकी इजाजत है। गाड़ी दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इजाजत है। कंप्यूटर टू स्टोर डेटा, कंप्यूटर दे रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इसकी इजाजत है। अनलेस द लेसोर नोज इन एडवांस और हैज रीजन टू प्रिज्यूम दैट द यूज ऑफ द एसेट बी टू बी लीज्ड विल बी फॉर एन इम्परमिसिबल पर्पज। या तो ये कि लेसोर को पहले से पता है कि भाई इसका इस्तेमाल नाजायज चीजों में किया जाएगा, या फिर वो रीजनेबली प्रिज्यूम करे, रीजनेबली वो एक जिसको कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड गेस करे कि ये इसमें इस्तेमाल हो सकता है इम्परमिसिबल पर्पस के लिए, तो फिर ये एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल पर्पसेस के लिए दे रहे हैं और आपको यही एहतमाल है कि भाई वो इसी के लिए जायज चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा, तो फिर कोई मसला नहीं। The lessee must use the leased asset in a suitable manner or in conformity with common practices। अगर लेसी को चाहिए कि वो लीज्ड एसेट को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे और कॉमन प्रैक्टिस के मुताबिक इस्तेमाल करे। घर दिया जाता है तो घर में क्या किया जाता है, रिहाइश इख्तियार की जाती है, किस तरह से रिहाइश इख्तियार की जाएगी, ये सारी चीजें कॉमन प्रैक्टिस से पता चलती हैं। एंड कंप्लाई विद कंडीशंस विच आर एक्सेप्टेबल इन शरिया, जो शरीयत ने आपको कहा है उसके मुताबिक अमल करें। ही मस्ट ऑल्सो अवॉइड अमंग ही मस्ट ऑल्सो अवॉइड causing damage to the leased asset by misuse through misconduct or negligence। वाज़ेह सी बातें हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुहैया वाला जो पॉइंट है ना उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन लग गई हमारी। तो चले अच्छा, आगे के जो हमारे क्लॉजेज हैं बड़े सिंपल से क्लॉजेज हैं। फिर आगे कहता है कि द लेसोर में एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिफेक्ट ऑफ द लीज्ड एसेट विच इम्पेयर द इंटेंडेड यूज ऑफ द एसेट। वो कह रहा है कि लेसोर को उन तमाम डिफेक्ट्स की या उन खराबियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो कि उस एसेट में पैदा होती हैं, जिनकी वजह से वो एसेट इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। खराबियां ऐसी होती हैं जिसमें वो एसेट बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। एंड मे नॉट exclude his liability for any impairment that the lease asset may sustain। वो ये नहीं कह सकता कि भाई अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकता इस तरह के किसी लाइबिलिटी से, यानी उसने रिस्क उठाना है उस एसेट का। ठीक है, अनलेस कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में जहां पर
लेसोर अपने आप को बरी जिम्मा कर लेता है इन तमाम चीजों से, आइदर बाय हिज ओन डूइंग और एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड हिज कंट्रोल। या तो वो डिफेक्ट ऐसा हो कि उसकी अपनी वजह से वो पेश आया हो, या फिर ये कि ड्यू टू एनी इवेंट आउटसाइड हिज कंट्रोल, एनी एक्ट ऑफ गॉड, एनी थिंग फोर्स मेजोर, कोई ऐसी चीज हो गई जो कि उसके इख्तियार से बाहर था, जलजला आ गया, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, रहने के काबिल नहीं रहा, कुछ भी हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया जो कि उसके उसमें नहीं था, कंट्रोल में नहीं था, या उसकी अपनी वजह से हुआ, इन दोनों सूरतों में उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। विच अफेक्ट द बेनिफिट्स इंटेंडेड टू बी अवेलेबल अंडर द इजारा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि उस बेनिफिट को असरअंदाज होती है जो कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट में आपने स्पेसिफाई किया था। यानी उस इजारा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से जो बेनिफिट हासिल होता है, जो मनफियत हासिल होती है उस एसेट की, वो फिर मनफियत काबिल इंतफा नहीं रहता। इसके लिए जो शरई तौर पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कि काबिल इंतफा नहीं रहता, यानी उससे आप इंतफा हासिल नहीं कर सकते, फायदा हासिल नहीं कर सकते। If the benefit from the leased asset is impaired wholly or partially as a result of the lessee's misconduct, देखो ऊपर वाली बात आ गई थी जहां पर लेसोर की हरकत है कोई ऐसी कि जिसकी वजह से ऐसा कोई इवेंट हुआ, या ये कि कोई एक्ट ऑफ गॉड, कोई ऐसी चीज जो कि उसके कंट्रोल से बाहर थी। लेकिन अगर लेसी की किसी हरकत की वजह से, या उसकी मिसकंडक्ट की वजह से, या उसके गलत इस्तेमाल की वजह से कोई उसमें ऐसी इम्पेयरमेंट आती है, चाहे वो मुकम्मल हो जिसकी वजह से एसिड मुकम्मल इस्तेमाल के काबिल ना रहे, या पार्शल इस्तेमाल के काबिल ना रहे, दोनों सूरतों में वाइल द प्रॉपर्टी रिमेन्स अंडर लीज, उस लीज के दौरान, मतलब जब जब वो लीज पे था वो एसेट, द लेसी इज ऑब्लाइज्ड टू रिस्टोर और रिपेयर द यूज ऑफ इट। उस सूरत में लेसी की जिम्मेदारी है कि वो उस यूज ऑफ इट को रिस्टोर करे या रिपेयर करवाए। एंड रेंट फॉर द टाइम ड्यूरिंग विच द बेनिफिट इज लॉस्ट इज नॉट टू बी वेव। तो उस दौरान जब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उसकी अपनी हरकत की वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसकी मिसकंडक्ट की वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो रेंटल नहीं रुकेगा इस सूरत में। देखिए, पहली सूरत में जहां पर उसकी लेसी की कोई गलती नहीं है और एसिड डैमेज हो गया, तो वहां रेंट स्टॉप हो जाएगा, वहां पर रेंट लेने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर वो जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो उसकी मिसकंडक्ट की वजह से हुआ है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो उस सूरत में रेंटल स्टॉप नहीं होगा। ठीक है। एंड रेंट फॉर द टाइम ड्यूरिंग विच द बेनिफिट इज लॉस्ट इज नॉट टू बी वेव, वो आप वेव नहीं करेंगे, वो रेंट चलता रहेगा, उस पर आप रेंट लेंगे। The lessor may not stipulate that the lessee will undertake the major maintenance of the asset that is required to keep it in a condition necessary to provide the contractual benefits under the lease। वो एक्सपेंसेस, वो मेंटेनेंस, वो एक्सपेंसेस जो कि एसेट में रिक्वायर होते हैं ताकि उसको इस हालत में रखा जाए कि वो काबिल इंतफा रहे, उससे बेनिफिट को हासिल किया जाता रहे, तो वो मेंटेनेंस चार्जेस वो लेसोर अपने जिम्मे में लेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक ऑनरशिप से है। जो ऑनरशिप से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो लेसोर बियर करेगा। वो ये एग्रीमेंट में कहीं लिख ही नहीं सकता कि इस तरह की तमाम मेंटेनेंस लेसी की जिम्मेदारी, क्योंकि ये शर्त फासिद है। ऐसी शर्त किसी कॉन्ट्रैक्ट में लगाना जो कि उसकी रूह के बरखिलाफ हो, तो ये जायज नहीं है। चूंकि वो मालिक है तो उसको ये खुद लेना है, खुद इस मतलब इसके रिस्क को लेना है। द लेसोर में डेलीगेट टू द लेसी द टास्क ऑफ कैरिंग आउट सच मेंटेनेंस एट द लेसोर्स कॉस्ट। आप ये डेलीगेट तो कर सकते हैं लेसी को कि ये तुम कर लो, लेकिन एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा, या तुम किराए में से काट लेना। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। द लेसी शुड कैरी आउट ऑपरेटिंग और पीरियोडिक मेंटेनेंस। जो लेसी है वो नॉर्मल रूटीन जो रनिंग एक्सपेंसेस होता है ना वो पे करेगा। जैसे गाड़ी है तो उसकी नॉर्मल जो रोड टैक्स होता है जिसका ताल्लुक रनिंग ऑफ द एसेट से होता है, एसेट चूंकि सड़कों पे चल रही है तो गवर्नमेंट एक टैक्स इम्पोज करती है, तो वहां पर उसका जो वो टैक्स है, रोड टैक्स, वो लेसी पे करेगा, लेस और पे नहीं करेगा। या इसके अलावा जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑयल चेंज कराना है गाड़ी का, या मोटर जो है वो खराब हो गया है, छोटी मोटी रिपेयर तो आपने वो करवा ली, या तो ये कि अगर वो मोटर बिल्कुल ही उड़ गया है, खराब हो गया है, बस उसको चेंज होना है, तो फिर तो वो लेसोर की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम वो जो घर का मोटर है वो खराब हो गया है, तो वो बनवाने की जो जिम्मेदारी है वो
लेसी की है, क्योंकि वो उसका ताल्लुक एसेट की रनिंग से है, उसके यूज से है। द लीज्ड एसेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेसोर थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द इजारा। वो अब इस पूरे इजारा पीरियड में लेसोर की जिम्मेदारी होती है, अनलेस द लेसी कमिट्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। मगर ये कि वही बात रिपीट हो रही है, अगर वो मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस करता है तो फिर लेसी जिम्मेदार है। द लेसोर में टेक आउट परमिसिबल इंश्योरेंस ऑन इट वेन एवर पॉसिबल। कि लेसोर को चाहिए कि इसके लिए कोई परमिसिबल इंश्योरेंस, जो कि शरिया के लिहाज से परमिसिबल हो, वो इंश्योरेंस यानी शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस लेसोर अरेंज करे उस एसेट का। एंड सच इंश्योरेंस एक्सपेंसेस मस्ट बी बोर्न बाय द लेसोर। इजारा में जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होते हैं वो कंप्लीटली बैंक को पे करना चाहिए, 100%। वो ये आप सवाल आ कस्टमर गया को सर, पास ऑन नहीं कर सकते। दोबारा रिपीट हो गया और ये अगर सवाल। जी, ये वही कंडीशन दोबारा रिपीट हो गई कि इजारा में जो बिल्कुल है बिल्कुल। एसेट पे अगर कोई इंश्योरेंस लेनी पड़ी है तो वो ओनर ही देगा। हमने इससे पहले इजारा में बात की थी शायद। अलबत्ता ये हो सकता है कि आप लेसी को ये कहें, लेसोर लेसी को ये कहे कि तुम मेरे बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे कर दो, इंश्योरेंस करवा लो, पेमेंट कर देना, मुझसे रिइंबर्समेंट ले लेना। ये वो कर सकता है। और इस पर भी बैंक नॉर्मली कभी खेल जाते हैं, कस्टमर से कराते हैं। ये कहीं छोटा सा एक लिख देते हैं कि अगर आप एक्सपेंस बियर करेंगे तो आप हमसे रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। तो वो कस्टमर ने कहा रीइंबर्समेंट क्लेम करने आना है, वो करता नहीं है। फिर जब बाद में पूछते हैं कि भाई ये क्या किया, तो कस्टमर आया नहीं हमारे पास रीइंबर्समेंट के लिए। तो इस तरह के केसेस भी माशाल्लाह से होते हैं। when the lease is entered, the contract is signed, charge the lessee any cost in excess of the cost anticipated at the time of fixing the rent। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, कोई बताएगा? जरा मैं दोबारा इसको रीड आउट करूँ। तो ये पूरा क्लॉज जी जी बोले। टल करेगा, और जो भी डिसाइड होगा, प्री डिसाइडेड होगा, उससे कुछ एक्सेस चार्ज नहीं करेगा। हम्म। दूसरी चीज दूसरी चीज एनीवन ये है कि एल्स? साइन करने के देखें ना, जो कह रहा है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड चार्जलेस इज एनी कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ आल्सो डेलीगेट टू द लीज टू टेक नोट ऑफ। तो वो यही बात कर रहा है कि यहाँ पे चार्ज जो लीज के ऊपर जो आप कर रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड चार्ज इज लीज इन एनी कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट एंटिसिपेटेड एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द रेंट। तो मतलब मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप इसकी मुश्किल अंग्रेजी में थोड़ा सा सर नहीं, खपाएं। बात वो बहुत सिंपल सी कर रहा है। जी सर से बात बहुत सिंपल सी कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो इंश्योरेंस की जिम्मेदारी है वो ऑब्वियसली उसकी है, लेसोर की है। और वो बस वो अपना, हाँ लेसोर जो है, अपना कह सकता है लेसॉर के तुम मेरे एक्सपेंस पे ये काम अंजाम देना। हाँ वो ये भी कह सकता है। और साथ वो ये भी बात कर रहा है, ये क्लॉज, और ये क्लॉज ये कह रही है कि अगर लेसोर वो चाहे तो रेंटल के उसमें, मतलब रेंटल के तयन में, रेंटल को मुतय्यन करते हुए इस इजारा एक्सपेंस को भी मद्देनजर रखे। यानी बहुत ही सादा अल्फाज में ये कि जो इंश्योरेंस पे करना पड़ रहा है लेसोर को, तो वो देखिए कि कितना इंश्योरेंस पे करना पड़ रहा है, उसके एक्सपेंसेस को वो कैलकुलेट करे, और वो जो रेंटल वो मुतय्यन कर रहा है उस रेंटल में उतने से बढ़ा दे। और बैंक लेकिन अमूमन करते भी हैं कि जो इसमें जो वो इंश्योरेंस पे करते हैं तो वो रेंटल में, फर्स्ट रेंटल में या तो इंक्लूड कर देते हैं या फिर आगे उसको भी स्प्रेड आउट करते हैं आ, पूरे पीरियड के लिए। पूरे पीरियड से मतलब ये कि पहले साल का इंश्योरेंस लिया है, दिया है, तो वो पहले साल के लिए उसको स्प्रेड आउट कर दिया।
तो दूसरे साल का इंश्योरेंस अगर बैंक ने पे कर दिया तो दूसरे साल का इंश्योरेंस दूसरे साल के किरायों में स्प्रेड आउट कर दिया। तो ये नहीं, ऐसा उसमें प्रैक्टिकली होता है। कैलकुलेशन बैंक की डिफरेंट कैलकुलेशन है नॉर्मली। फर्स्ट जो आप कह लें कि इंश्योरेंस इन एडवांस होती है, मतलब फर्स्ट एडवांस होती है तब वो उसको देते हैं। उसके बाद जो है कि जो नेक्स्ट ईयर चार्ज होनी होती है उसको जो है वो डिवाइड करता है, इंस्टॉलमेंट में ऐड ऑन करता है और फिर उससे रिकवर करता ये है। डिफरेंट बैंकों में डिफरेंट प्रैक्टिस है, मतलब कोई हाँ, मतलब वही एक मैं कह रहा हूँ, डिफरेंट प्रैक्टिस हैं, फिक्स्ड वो नहीं है। फिक्स वो नहीं है। कोई डिपेंड करता एडवांस है, ले ले। अगेन इवन एक बैंक के अंदर भी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, कंज्यूमर के लिए कुछ और हैं, जी कॉर्पोरेट हाँ, के लिए कुछ और हैं। कॉर्पोरेट तो तो सेल्फ ये भी करा रहा था। कॉर्पोरेट में तो हम अलाउ कर देते हैं कि आप कस्टमर खुद अपनी इंश्योरेंस खुद करवा के आ रहा होता है। हाँ, वो जाहिर है उसके पास बट तो एक अभी ब्रांडेड हमें सिर्फ इंश्योरेंस इस होता क्लॉज पे तवज्जो देनी है ताकि पेपर में सब कुछ मिक्स ना हो। है। हाँ, बेसिकली तो इस ये क्लॉज की अगर बात करें तो वो बेसिकली तो फकत ये ये कह कह रहा रहा है है। कि बेसिकली तो ये कह रहा है कि लेसोर को अगर कोई कॉस्ट इंकर हो रही है या कॉस्ट एंटिसिपेट कर रहा है कि कोई कॉस्ट है इंश्योरेंस की, तो वो कंसिडर कर सकता है कि उसको वो फिक्स रेंटल में ऐड ऑन कर ले और रेंटल चार्ज उस तरीके से कर ले। उसके कहने का मकसद तो ये है। हाँ बिल्कुल, यही मकसद है। ये जो लिखा हुआ है ना, द लेसोर में टेक दिस इनटू अकाउंट इम्प्लिसिटली व्हेन द लीज रेंटल इज टू बी फिक्स्ड, कि जब आप लीज रेंटल को फिक्स कर रहे हो, मुतय्यन कर रहे हो, तो उस वक्त आप इस बात को मद्देनजर रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन साथ में वो ये कह रहा है कि ये जो आप उसमें मद्देनजर रख रहे हैं ना, वो एक्चुअल से ज्यादा ना हो। क्या आप ये ना हो कि इसके बहाने कि आप मैं इंश्योरेंस की रकम उससे रिकवर कर रहा हूँ थ्रू रेंटल, आप जायद रकम कहीं उस पर ना डाल दें। वो इस पर फिर कह रहे हैं कि उसकी इजाजत नहीं है। और फिर आगे जो जुमला है लास्ट में, द लेसोर में ऑल्सो डेलीगेट टू द लेसी द टास्क ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस एट द लेसोर्स एक्सपेंस। ये मैंने आपको बताया था कि लेसोर ये कह सकता है कि तुम मेरे बिहाफ पे पे कर लो और मुझसे बाद में तुम क्लेम कर लेना। तो वो मैंने आपको ये भी बताया था कि उमूमन कस्टमर्स भी क्लेम नहीं करते। ये जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की बात की, अदनान साहब ने बिल्कुल सही बात की कि उमूमन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बॉदर नहीं करते। और इसलिए भी नहीं करते कि वो इंश्योरेंस वो अपना एक ले लेते हैं कवरेज, उनकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऑलरेडी इनकी डील होती है। तो वहां पर उनको बहुत ही सस्ते रेट पर इंश्योरेंस मिल रही होती है। ये उमूमन कंज्यूमर्स में ये मसले हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स में बैंक उमूमन खुद पे करता है और रेंटल में वो चार्ज करता है। अच्छा, अब ये 5/2 जो है, देखते हैं कि कितना है, वरना फिर इसको कल पे रख लेते हैं। 5 मिनट रह गए हैं, हम क्या करें, कल पे कर लें? कल पे कर लें सर। कल पे कर लो सर, कल पे कर लो, कोई इशू नहीं। चले, ठीक है फिर इंशाल्लाह। फिर बाकी मामला हम कल देखते हैं। जजाकल्ला, कोई ठीक सवाल है सर, तो पूछें। बस वो वाला क्लॉज दोबारा पढ़ लूंगा, अगर कुछ होगा तो मैं आपको इंडिविजुअली टेक्स्ट हाँ कर बिल्कुल, दूंगा, अगर मुझसे कोई आप अलग से कंफ्यूजन। भी पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। थैंक मुझसे यू। अलग से भी पूछ सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग का भी इंतजार कर सकते हैं आप। और खुद से अभी कर ले तो मेरे ख्याल में आपके जहन में चीजें ताज़ा होंगी, नहीं, तो मैं हो भी सकता इसको है कि आप देखूंगा। क्लिक कर जाए। मैं भी दोबारा इसको पढ़ लेता हूँ, अभी देख लूंगा, फिल फॉर देख लूंगा तो मुझे याद रहेगा। सही है। और किसी का कोई ताकि क्वेश्चन है? खुर्रम साहब? नो नहीं सर, सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सर। चलें फिर इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होती है। अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। सर। थैंक यू सर।